अगर एक कंपनी है उसके पास एक कारखाना है, अगर उसने 6 महीने के बाद 2 कारखाना लगा दिया तो ऑब्वियसली उसका स्टॉक प्राइस चेंज हो जाएगा। हर कंपनी में ना 1 या 2 सेंट्रल आइडियाज होते हैं। आपका काम इज टू आइडेंटिफाई दोस 3-4 वेरिएबल्स। जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं आप हमेशा कुछ मार्जिन अपने पास रखिए। हम लोग इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बिगिनर, मुझे सिर्फ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स पता है, मैं स्टार्ट कैसे करूँ सर? आपको एक अच्छा फ्लिक। जब आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं आपको पहले से कॉन्फिडेंस होता है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है? जीरो कॉन्फिडेंस होता है, हैज टू इवॉल्व ओवर टाइम। What is one piece of advice you would give to the investors who are starting their journey now? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। आज हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जो बैंकर भी रह चुके हैं। उन्होंने फाइनेंस के अलग अलग सेगमेंट में काम किया है, इंश्योरेंस में काम किया है, बट इस लास्ट स्टेंट वाज विद ईटी मनी। और हमारे गेस्ट पिछले 20 साल से मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारी मार्केट साइकिल्स देखी हैं। सो आइए मिलते हैं हम शंकर नाथ से। वेलकम शंकर। सो वेलकम टू आवर चैनल। और इस जर्नी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉडकास्ट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप 20 साल से मार्केट में हैं, तो आपने बहुत बार अप्स एंड डाउन्स मार्केट के देखे होंगे। आपने मार्केट में अपर सर्किट लगते हुए देखे होंगे, लोअर सर्किट देखे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? एज इन आप बैंक में थे, आप इंश्योरेंस में रह चुके हैं, आप म्यूचुअल फंड में रह चुके हैं, तो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर आपका आना कैसे हुआ? एज इन आप पहले म्यूचुअल फंड्स में आए या इक्विटी में आए, और क्या पर्पस था या क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? सो इसका जो नींव बोलते हैं, जो फाउंडेशन है, वो रखा गया था जब मैं पढ़ रहा था। एंड मैंने अपना एमबीए एमडीआई गुड़गांव से किया है। ओके। और वहाँ हमारा एक कोर्स होता था जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड बिजनेस वैल्यूएशन। अब आपने ये वर्ड सिक्योरिटी एनालिसिस पहले सुना होगा, देयर इज अ बुक बाय बेंजामिन ग्राहम। राइट। और ये जो कोर्स था, ये जो कंडक्ट करते थे वो हैं मिस्टर प्रोफेसर बख्शी, ओके। प्रोफेसर संजय बख्शी, हु Right. इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट Yes, रेनाउंड वैल्यू correct. इन्वेस्टर। सो प्रोफेसर बख्शी अपने होंडा सिटी में आते थे और हमें सिखाते थे। सो अ टोटल ऑफ 20 लेक्चर्स वर देयर। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे हिमांशु, आई स्टिल हैव दोज 20 लेक्चर्स वाले जो पीपीटीज है ना, वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, बिकॉज दैट्स अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वहाँ से इंटरेस्ट शुरू हुआ, बिकॉज वी लर्नड वैल्यू इन्वेस्टिंग वहाँ पे। एंड फिर जब आदमी बैंक में ज्वाइन करता है तो ऑब्वियसली पैसे के आसपास होता है, तो हर जगह पैसा। इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। सो आई गॉट माई फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट आईसीआईसीआई डायरेक्ट में। मैंने अपना अकाउंट खोला 2004 में, और तब से इन्वेस्टिंग कर ही रहा हूँ। तो आपने बताया कि संजय सर ने आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाई। तो आप तब से लेकर अब तक वैल्यू इन्वेस्टिंग ही फॉलो कर रहे हैं, या ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, या आपने कोई अपना नया मेथड डिवाइस किया है, कुछ और थॉट प्रोसेस आपने उसके अंदर ऐड किए हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सो डेफिनेटली यू हैव टू इवॉल्व एज इन्वेस्टर। तो मेरा भी एक एवोल्यूशन हुआ। जब शुरू किया था तो एकदम कट्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग करता था। मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग के भी अलग अलग रूप हैं। एक जो शुरू किया था वो बेंजामिन ग्राहम के प्रिंसिपल्स थे, जिसमें वो नेट करंट एसेट वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, वैसी चीज़ों को देखते थे। उसके बाद वॉरेन बफेट वाला स्टाइल आया, जहाँ पे वो ग्रोथ के साथ वैल्यू को देखने लग गए। इनफैक्ट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड गार्प, विच आई रियली लाइक। इट्स ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस, जो मिक्स करता है ग्रोथ को एज वेल एज वैल्यूएशन। सो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था, मैं गार्प की तरफ गया, जहाँ पे मैं उन चीज़ों को समझने लगा। विथ म्यूचुअल फंड्स मैंने थोड़ा मोमेंटम इन्वेस्टिंग को इन्वाइब किया मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। आज अराउंड 15% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ अराउंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग, बोथ द इंडेक्स काइंड एंड द एक्टिव मैनेज फंड काइंड। एंड अभी जो मेरा स्टाइल है, आई थिंक मैं आज कहूँगा कि अभी भी वो ज़्यादा गार्प की तरफ ही है, बट उसमें कुछ वेरिएशंस मैंने लगाए हैं। जैसे मैं बहुत आगे का नहीं देखता, कि जैसे बोलते हैं ना मल्टी बैगर, आज खरीदो और 10 साल तक देखो मत। वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरा अच्छा। कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे को रेवेन्यू का विजिबिलिटी होना चाहिए अगले 2 साल का। और अगर किसी कंपनी ने वो रेवेन्यू अचीव कर लिया, वो मार्जिन्स और वो प्रॉफिट्स अचीव कर लिए, तो चलो 2 साल और देखते हैं। ओके। So it's a mix of growth, it's a mix of valuation, and it's a mix of revenue visibility. मैं इन तीनों चीज़ों को यूज़ करता हूँ अपने स्टॉक पिकिंग के अंदर। सो ये आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, एज इन इन्वेस्टिंग में आप 2 साल की विजिबिलिटी देख रहे हैं, या फिर 2 साल के बाद उसको दोबारा रिव्यू करते हैं आगे का देखने के लिए? एक्चुअली मैं तो हर 6 महीने में रिव्यू करता हूँ, अच्छा। बिकॉज चीज़ें इतनी जल्दी बदल रही होती हैं ना विद डिफरेंट कंपनीज। कुछ लोगों के गाइडेंसेस बदल जाते हैं। डेफिनेटली कंपनीज आर ट्राइंग टू ग्रो। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक कंपनी है उसके पास एक कारखाना है, अगर उसने 6 महीने के बाद 2 कारखाना लगा दिया, ऑब्वियसली यू विल एक्सपेक्ट ना कि सेल्स जो शायद 100 करोड़ का था वो शायद 200 करोड़ भी पहुंच सकता है। राइट। तो ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड जब ऐसा कोई चेंज होता है तो ऑब्वियसली उसका स्टॉक प्राइस चेंज हो जाएगा, बिकॉज
काफ़ी समझदार लोग बैठे हुए हैं, वो लोग समझते हैं कि अगर एक कारखाने की जगह अगर 2 लगा दिया तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा कंपनी को। सो उसको बहुत फ्रीक्वेंटली रिव्यू करना पड़ता है। Okay. मैं 3 से 6 महीने के बीच में हर स्टॉक को उठा के उसको डेफिनेटली रिव्यू करता हूँ, कुछ भी हो जाए। आपने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया गार्प, तो क्या होता है गार्प? थोड़ा सा एग्जैक्टली आप उसको बताएंगे, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? श्योर। सो गार्प इज 2 चीज़ें, एक होता है ग्रोथ, एक होता है रीजनेबल प्राइस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ग्रोथ। सो ग्रोथ इज जनरली रेवेन्यू ग्रोथ एंड योर अर्निंग्स ग्रोथ। ओके, ओके, रेवेन्यू ग्रोथ मतलब आपका टॉप लाइन, आपका सेल्स कितना बढ़ा, एंड सेकंड हो गया आपका अर्निंग्स ग्रोथ। मैंने अर्निंग्स थोड़ा सा ब्रॉडली बोल दिया, अर्निंग्स एक्चुअली होता है ईपीएस ग्रोथ, राइट। अर्निंग्स पर शेयर का कितना ग्रो हुआ है। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, एक बताता है कि कंपनी कितना प्रोसीड कर रही है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर की तरफ कितना कर रही है, एंड सेकंड वाला बताता है वो कितना उसको प्रॉफिटेबली ग्रो कर पा रही है। कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आपका टॉप लाइन बढ़ रहा है और आपका बॉटम लाइन, आपका प्रॉफिट्स बढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये 2 हो गया आपके मेन पार्ट्स ऑफ ग्रोथ। सेकंड होता है आपका वैल्यूएशन पार्ट। अब वैल्यूएशन को कैसे मेट्रिक में डिफाइन करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पेग रेशियो, PEG रेशियो। ये पीटर लिंच जो एक फेमस इन्वेस्टर हैं यूएस के, उन्होंने ये डिवाइस किया था कई साल पहले, 1980s में शायद डिवाइस किया था। एंड इट्स वेरी सिंपल, ऑल इट सेज इज दैट आपका न्यूमरेटर इज योर P रेशियो एंड द डिनोमिनेटर इज योर एक्सपेक्टेड EPS ग्रोथ रेट। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, इफ़ आई गिव यू, मतलब ये मैं आपसे पूछता हूँ फिर, लेट्स से कोई 2 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। राइट। एक स्टॉक अवेलेबल है एट अ P of 20 and let's say the other stock is available at a P of 100. ओके, The first stock is going to grow at 10% per annum. ओके, The second stock जो P of 100 है, it is going to grow at 200%. ओके। Which one would you prefer? आई थिंक सेकंड वाला। यू थिंक सेकेंड वन, बिकॉज आपके पास वो एक्स्ट्रा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि वो ग्रो कितने पे करने वाला है। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ना होता तो शायद मैं पहले वाला तो शायद आप पहले वाले। Right. सो दिस इज द मिस्टेक दैट पेग ट्राइज टू सॉल्व। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ एक P रेशियो देखते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे A चाहिए एज कम्पेयर टू B, बिकॉज ये 20 में अवेलेबल है और वो 100 में अवेलेबल है। बट अगर आप उसका ग्रोथ रेट अगर आप एक्सट्रैपलेट करें, आपको दिखेगा कि 5-6 साल के अंदर वो जो B वाला स्टॉक है दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू एज कम्पेयर टू द फर्स्ट स्टॉक। सो पेग यही करता है। तो इस केस के अंदर 20 जो P रेशियो था डिवाइड बाय 10%, सो 2 हो गया आपका पेग रेशियो। एंड द सेकेंड केस के अंदर इट वॉज 100 डिवाइड बाय 200, तो 0.5 हो गया। सो द वे इट वर्क्स इज, इफ पेग रेशियो इज इक्वल टू 1, द स्टॉक इज फेयरली वैल्यूड. If it is more than 1, then it is overvalued. If it is less than 1, then it is undervalued. यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बोला कि P रेशियो डिवाइडेड बाय द ग्रोथ रेट, Expected EPS growth rate, correct. एक्सपेक्टेड EPS ग्रोथ रेट किसकी एक्सपेक्टेशन? क्योंकि हम हाँ. सबकी एक्सपेक्टेशन अलग No, अलग no, हो that's a very सकती है। good point actually. So this is what you need to calculate. So जो आपने मुझसे पहला वाला सवाल पूछा था कि मैं कितनी बार उसको रिव्यू करता हूँ, मैं हर 6 महीने में बैठ के उसका EPS, एक्सपेक्टेड EPS ग्रोथ मैं उसका कैलकुलेट करता हूँ ओके, कि इसका EPS कितना बढ़ सकता है। एंड EPS as you know is a very simple formula. What's your top line multiplied by a PAT margin divided by the number of outstanding shares. राइट। तो उससे आपको मिल जाता है। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है आपके ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर, आपके जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, आपको पता लग, रिसर्च रिपोर्ट्स जो आते हैं, आपको मिलता है कि एक्स्ट्रा क्या कर रहा है ये कंपनी या क्या इसका फ्यूचर हो सकता है। उसको लेके मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट अगर आप उसको 5-6 बार भी ट्राई करेंगे ना, यू विल गेट इट। मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बिना कुछ जाने तो सब कुछ ही मुश्किल लगता है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि आप 20 साल से कर रहे हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट फॉर समवन लाइक मी जो पहली बार करेगा, आर यू श्योर कि वो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए जो बिल्कुल नया Okay, I have स्टार्ट, फॉर एग्जांपल अगर कोई नया स्टार्ट? हाँ, no, so I'll give you that example also. I have a researcher with me. Okay, his name is Priyam and fresher, 24-year-old. अच्छा, फ्रेशर, कभी कहीं नौकरी नहीं किया, पहली बार आया, उसने बोला सर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ ऐसे करके। मैंने बोला ओके, आई हैव दिस रिसर्चर पोजीशन, डू यू वांट टू ट्राई दिस आउट? कि सर ठीक है सर, ट्राई करूँगा। इन 6 months ही इज़ वेरी गुड नाउ। ओके, हाँ, ठीक है, यू कैन से कि मेरा थोड़ा हाथ था उसमें, बिकॉज ही इज़ वर्किंग विथ मी ऑन अ डेली डायरेक्टली आपके साथ टच में है, बात कर रहे हैं, रोज़ हम लोग काम कर रहे हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बट इट टुक हिम अबाउट 3-4 months टू रियली गेट अ हैंग ऑफ दिस थिंग कम्प्लीटली। ओके, और किसी को शायद 1 साल लग जाए, बट रिसर्च इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क. द मोर यू रीड, द मोर यू
गेट इनटू इट। तो आप जितनी ज़्यादा उसमें मेहनत करेंगे उतना आपको ज़्यादा सिचुएशंस पता लगेगा। आप गलतियाँ करेंगे, लाइक मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, मतलब आई वोंट नेम अ स्टॉक बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, there's a कंपनी जो स्टील पाइप्स बनाती है ओके एंड उस कंपनी ने गाइडेंस दिया 2500 करोड़ का ओके फॉर FY26। अच्छा अब ये उसने अभी भी दिया, मतलब Q3 छोड़ दीजिए, Q2 में उसने यही गाइडेंस दिया, Q1 में भी यही दिया, पिछले साल के Q4 में भी हर टाइम पे यही दिया उसने। इस साल Q3 में वो बोलता है कि यार 2500 का जो गाइडेंस था हमने तब दिया था, 2022 में दिया था जब स्टील प्राइस बहुत हाई थे। अभी देखो स्टील प्राइस बहुत कम हो गए हैं, तो हम 2500 तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम शायद 1700 तक करेंगे। ये उन्होंने FY26 का गाइडेंस 2022 से दे रहे थे। हाँ, अच्छा 2022 से अच्छा दे रहे थे, अच्छा एग्जैक्टली। हाँ। सो ठीक है, अब वो गलती किसकी है? लेकिन जब फाइनल डिलीवर करने का टाइम आया, जब वो FY26 आ रहा है, तो वो ओके तो वहाँ पे वो उन्होंने डाउनवर्ड गाइडेंस कर दिया, एंड दैट्स अ बिग डाउनवर्ड गाइडेंस, राइट? 2500 से 30% हाँ, कर अगर दिया आपने, 1700 right? गए 30% निकल गया, राइट? अब वो किसकी गलती है मुझे पता नहीं, मैं तो अपने ऊपर ही ब्लेम डालता हूँ कि ये मुझे समझना चाहिए था कि ऐसा है करके, बिकॉज मुझे वो ट्रैक करना चाहिए था कि जब वो गाइडेंस आया था उस टाइम पे क्या कंडीशंस थे और अभी क्या गाइडेंस है। थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब आप काम करते करते ना यू गेट एक्साइटेड अबाउट सम नंबर्स, राइट तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं किस टाइम पे मॉडिफाई करूँ एंड ऑल दैट स्टफ। बट अब मैं थोड़ा केयरफुल रहूँगा। सो एक साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक साल जब आप पढ़ते रहेंगे, सिचुएशंस आपको समझ आएंगे, आपको आपके वो जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो कनेक्ट होता रहेगा और आपके मेमोरी में से आपके नोट्स बाहर निकलते रहेंगे। अच्छा इसमें ये हुआ था, अच्छा इसमें ये हुआ था, ओ इसमें मैंने ये नहीं नोटिस किया था। जैसे कुछ केसेस में, अब मैंने आपको आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करने के लिए बोला था, राइट? प्रॉफिट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स विल गिव यू योर EPS। अब वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हम लोग देखते हैं, ठीक है कर लिया, बट व्हाट अबाउट वारंट्स? व्हाट अबाउट ये जो QIP आ रहा है? जब QIP आता है तो आपका इक्विटी डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट हो जाता करेक्ट? है, राइट वारंट्स जो लोग देखते ही नहीं है, बट वारंट्स तो एक्सरसाइजेबल होते हैं, Right. तो अगर शेयर प्राइस अगर उसको कम अमाउंट पे इशू हुए थे, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्सरसाइज इट, राइट? एज अ रिसर्चर इट इज़ माई जॉब टू ऐड दैट ऑल्सो इन टू द कैलकुलेशंस। अब हम करते हैं, शायद हमने पहला इक्का दुक्का जो किया था उसमें शायद नहीं किया होगा, लेकिन अब समझ आ गया है एंड नाउ वी डू इट। सो वी आर ऑल्सो गेटिंग बेटर। सो दिस कनेक्ट्स विद योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ एम आई इवॉल्विंग माई रिसर्च। मैं इस तरह इवॉल्व कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा सिचुएशंस को ले रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ रहा हूँ, एंड दैट इज़ वॉट इज़ हेल्पिंग मी। तो आपने हमें बताया कि ये बहुत सिंपल है, एज इन कोई भी कर सकता है, ज़्यादा मेहनत करके पढ़ के कर सकता है। लेकिन उसके बाद इतने सारे वेरिएबल्स हैं, डू यू थिंक एक बिगिनर के लिए इतना आसान होगा ये सब कुछ कर पाना? और या फिर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिगिनर हूँ, मैं यहाँ पर कंपनी का एनालिसिस करना चाहता हूँ। आपने वर्ड यूज़ किया ट्रांसक्रिप्ट पढ़ता हूँ मैं, आप कौन कौन से अटेंड करते होंगे, आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, तो क्या क्या चीज़ें या क्या क्या इनपुट्स मुझे लेने हैं एज अ इन्वेस्टर, या जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर कोई आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या क्या करना शुरू करे तो वो अगले 2 से 3 या 4 साल के अंदर एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाए? ऐसे कौन-कौन से रिसोर्सेज हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? मैं फर्स्ट तो आपको ट्रांसक्रिप्ट से ही शुरू करने बोलूँगा, ठीक ओके। है? ट्रांसक्रिप्ट सबसे रीसेंट होता है, उसमें एक एडवांटेज होता है कि उसके अंदर एनालिस्ट सवाल पूछ रहे होते हैं। तो एनालिस्ट ऑलरेडी वो लोग हैं जो ट्रैक कर रहे हैं उस कंपनी को, शायद कई सालों से ट्रैक कर रहे हैं उस कंपनी को। तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे निकल के आते हैं। ओके। उससे आपको समझ मिलती है कि क्या उसका बिज़नेस मॉडल है, क्या उसमें डिफरेंट ग्रोथ वेरिएबल्स हैं, क्या चीज़ों को देखना चाहिए। एक और चीज़ है हिमांशु जी, व्हेन यू आर लुकिंग एट एनी कंपनी ना, लोग यू राइट थोड़ा-सा ओवरवेल्म हो जाते हैं। अरे इसमें ये भी है, इसमें है। बट मैंने क्या नोटिस किया है कि हर कंपनी में ना मुश्किल से 1 या 2 सेंट्रल आइडियाज़ होते हैं, कोर आइडियाज़ होते हैं। बहुत कुछ नहीं होता है। राइट। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो अगर ठीक से कर ले कंपनी, दैट इज़ इट। मतलब जिसको ग्रोथ इंजन्स बोलिए या प्रॉफिट इंजन्स बोलिए या मार्जिन स्टेबलाइजर्स बोलिए, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। आपका काम एज अ रिसर्चर जो पहली बार भी रिसर्च कर रहा है इज़ टू आइडेंटिफाई दोज 3-4 वेरिएबल्स। ओके। फिर आप 1 क्वार्टर पहले का ट्रांसक्रिप्ट उठाइए और उसी चीज़ को दोबारा करिए। तो अगर आप 2 बार ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेंगे और 1 बार एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेंगे, आई थिंक आपको शायद उस कंपनी के बारे में 90% पता लग गया होगा। बट एनुअल रिपोर्ट इटसेल्फ 300-400 पेज के आसपास की होती है। मैं अभी TCS की डाउनलोड करी थी मैंने, 360 पेज के आसपास की थी। तो एनुअल रिपोर्ट में से कोई खास चीज़ है जो आप सजेस्ट करेंगे कि पढ़ लें, या पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है? नहीं, रीड द चेयरमैन्स लेटर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। राइट।
जो थोड़ा आपको एक ओवरव्यू देगा, लाइक अगर आपने TCS का जैसे किया, उससे आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि IT सर्विसेज सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, H1B वीज़ा वाला प्रॉब्लम है या इज़ देयर AI ड्रिवन प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग एक्सेट्रा, वो सब आपको वहाँ से मिलने लग जाएगा। तो मैनेजमेंट डिस्कशन, MD&A बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस एनुअल रिपोर्ट में से। बट इन दोनों में से अगर एक चुनना है, सो आई विल से प्लीज पुट अ लार्जर फोकस ऑन द ट्रांसक्रिप्ट्स। ट्रांसक्रिप्ट अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट सोर्सेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं ट्विटर थोड़ा सा देखता हूँ। देर आर सम फ्लंकीज बट देर आर सम वेरी गुड पीपल ऑल्सो ऑन Right. ट्विटर, तो उनको फॉलो करना चाहिए। ओके एक साइट है वैल्यू पिकर, राइट उसके अंदर हर टाइप का ओपिनियन आता है, थोड़ा मुश्किल होता है उसको स्कैन करना, राइट बट यू नो जस्ट एक बार देख लो, इट्स ऑलवेज बेटर। वंस यू गेट यूज्ड टू इट तो वो उतना मुश्किल नहीं हाँ, रहता है एंड उसमें भी यू शुड नो हु टू लिसन टू एंड हु नॉट टू लिसन टू, बट जनरली गुड सेट ऑफ ऑडियंस इनसाइड वैल्यू पिकर, तो वो एक अच्छा रिसोर्स हो जाता है। लॉट ऑफ पीपल यूज स्क्रीनर। स्क्रीनर मैं बोलूँगा उसके नंबर्स पे उतना ध्यान मत दीजिए, और जो भी नंबर्स होगा उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, दैट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट विद स्क्रीनर ऑल्सो, ओके बट इट्स वेरी गुड रिसोर्स टू गेट एन आइडिया। और स्क्रीनर जब देखते हैं ना, उसमें डोंट ट्राई एंड फाइंड आउट, मतलब ये एक रिक्वेस्ट है, डोंट ट्राई एंड फाइंड आउट नेगेटिव पैटर्न्स। जैसे उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक लॉट ऑफ पीपल विल पॉइंट आउट टू मी एंड दे विल से कि सर ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, ठीक है नेगेटिव है, बट क्यों नेगेटिव है, उसका रीज़न आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप वो रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं, यू विल सी दैट योर नॉलेज अबाउट द वे दैट कंपनी वर्क्स वो काफ़ी इंप्रूव हो गया है। तो ये 5-6 रिसोर्सेज इज़ व्हाट आई यूज़। अगर आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, आप टेलीग्राम के ऊपर बहुत लोग फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर रिसर्च रिपोर्ट्स लोग अपलोड करते हैं, ओके तो यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट रिपोर्ट एंड रीड इट। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, द रिसर्च रिपोर्ट्स कुछ कुछ बहुत लंबे भी होते हैं, बट एक मार्जिनल आइडिया आपको मिल जाता है कि क्या है। बट यस, अगर नंबर वन सोर्स, आई वुड ऑलवेज रिलाई ऑन द ट्रांसक्रिप्ट्स। ओके सो मुझे जब तक समझ में आया है वो ये है कि एनुअल रिपोर्ट से मैं चेयरमैन्स लेटर पढ़ लूँ, MD&A पढ़ लूँ, और इसको भी मैं सेकेंडरी रखूँ लेकिन ट्रांसक्रिप्ट पर मैं फोकस करूँ, तो इस बार वाली ट्रांसक्रिप्ट और जो पिछले वाली ट्रांसक्रिप्ट है दोनों को पढ़ भी लूँ, दोनों कंपेयर भी कर लूँ। मैं एक स्टेप थोड़ा और आगे चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बिगिनर, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे सिर्फ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स पता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFO CFI CFF, कुछ कुछ चीज़ें पता है मुझे, ये वर्ड्स पता है, ये डेफिनेशन पता है। मैं स्टार्ट कैसे करूँ ये सारी चीज़? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है, कौन सी कंपनी को पढ़ना है? तो कंपनी ए, कंपनी बी, देयर आर मोर देन 5000 कंपनीज इन इंडिया, इनमें से कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ? ये पहले ओरिजिनल लिस्ट ऑफ 10, 20, 30 कंपनीज, और उसके बाद फिर मैं आपके बाद अगले क्वेश्चन पे आऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है। बट पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि शॉर्टलिस्ट कैसे करूं मैं कंपनी को? जनरली मैं तो ट्विटर में कुछ आइडियाज़ मिलते रहते हैं, लाइक सम पीपल वुड पेस्ट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड से कि इसमें ये हुआ है। सो फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, कंपनीज विच हैव ग्रोन देयर सेल्स बाय मोर देन 100% इन द लास्ट 1 ईयर, अच्छा ऐसा करके कोई लिस्ट डाल देगा। लिस्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनर पे जाइए, सेल्स ग्रोथ ग्रेटर दैन 100 करके क्वेरी लिखिए, उसको एंटर दबाइए, आपके पास एक लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगा। ठीक है उसमें से देख लीजिए जो जो मार्केट कैप इज़ मोर देन 1000 करोड़, ओके तो आपको एक 30 का लिस्ट मिल जाएगा। स्टार्ट विद दैट, ओके दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट। सो आपको एक अच्छा फ्लेवर मिल रहा है, बिकॉज सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, तो आपको ये समझ आएगा कि इसने क्या किया कि इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ने लग गया। ठीक है इज़ इट बिकॉज ऑफ अ साइक्लिकल अपवर्ड ट्रेंड कि शुगर का प्राइस कम था अभी बढ़ गया, मे बी दैट्स द रीज़न, और इज़ इट बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कारखाना लगाया उसने, और इज़ इट बिकॉज ही हैज़ acquired another company which has kind of doubled his revenue, his top line etc. तो आपको एक बेसिस मिल जाता है ठीक कि है मैं ट्रांसक्रिप्ट में भी क्या देख रहा हूँ करके, ठीक कि चलो सेल्स बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी वर्क्स। सिमिलरली यू कैन लुक एट, अगेन मैं वो, क्योंकि काफ़ी लोग स्क्रीनर यूज़ करते हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज़ दैट एज एन हाँ एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल। Again, screener में the second query can be OPM, operating profit margin has doubled as compared to last year's operating profit margin. ओके तो अगर मार्जिन डबल हो गया है, उसका क्या रीज़न है? Is it because again there is a cyclicity factor, or is it because that the company has purposefully वो commoditized product से value added products की तरफ move कर गया है, कि उसने अपना completely
यही चेंज कर लिया है, मतलब, और इज इट मूव्ड इनटू अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ, कि पहले कोई और टाइप का प्रोडक्ट था, अभी कोई और टाइप का प्रोडक्ट है. सो आपको एक बेसिस मिल जाता है, एक रीज़न मिल जाता है कि मैं क्यों वो ट्रांसक्रिप्ट को पढूं. सो दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड ऑन दीज थिंग्स. सो मुझे जो समझ में आया वो ये है, फॉर एग्जांपल स्क्रीनर में या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसी 2-3 कंडीशंस बना लूँ, उसके बाद मुझे 30, 35, 40 स्टॉक्स मिल गए, उसके बाद मैं इनकी ट्रांसक्रिप्ट देख लूँ या बिजनेस देख लूँ और मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सिक्लिकल था या फिर ये कंटिन्यूसली रहने वाला है. तो जो कंटिन्यूसली रहने वाला है उसको मैं और जाके डिटेल में स्टडी करूँ. हाँ, एग्जैक्टली. सो सी, अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाइंग, सेलेक्टिंग 10 कंपनीज जो आपको लग रहा है कि आपको अगले 10 साल में 10 गुना बढ़ जाए. दैट इज़ व्हाट योर फाइनल ऑब्जेक्टिव इज, दैट इज़ व्हाट माय फाइनल ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो. अब उसको हम लोग डिस्कवरी प्रोसेस बोलते हैं, राइट? तो अगर आप 20 पढ़ेंगे उसमें शायद आपको 2 निकले जो इस तरह का कर रहे हैं. आइडली व्हाट यू वांट, आपको चाहिए कोई कंपनी जो अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर रहा है और मार्जिन्स को उसने स्टेबल कर दिया है, इट्स एट हाई मार्जिन. यू वांट दैट कंपनी जो अपना ग्रोथ बढ़ा रहा है, एंड कंपनी दैट इज अवेलेबल एट अ चीप rate at the moment, correct? ठीक है. That's typically what you and I are looking for. बिल्कुल. Good margins, stable margins, high growth rate, and available at a cheaper valuation. The first जो पार्ट मैंने बोला है वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये मार्जिन स्टेबल रहेंगे एंड क्या ये ग्रो करता रहेगा, वो आपको आपके ट्रांसक्रिप्ट से मिल जाएगा. एंड देन व्हेन यू डू अ पीयर वैल्यूएशन, बाकी जो लोग किस लेवल पे हैं उससे आपको ये मिल जाएगा कि उसका वैल्यूएशन लेवल अभी कितने पे है. सो दैट्स द सिंपल प्रोसेस विच आई काइंड ऑफ यूज एट द मोमेंट. सो इसमें एक इंटरेस्टिंग थॉट मेरे माइंड में आ रहा है कि जब आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं, आपने एक वर्ड यूज़ किया कि 10 साल में 10 गुना रिटर्न्स करना है या फिर हाँ. मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें जनरेट करने हैं. आपको पहले से कॉन्फिडेंस होता है कि ये मल्टी बैगर बन सकता है या फिर इट इवॉल्व्स विद टाइम ओनली? ज़ीरो कॉन्फिडेंस होता है कि वो बन सकता है, राइट? सो इट हैज़ टू इवॉल्व ओवर टाइम ओनली. तो अभी भी जब मैं कोई भी चूज़ करता हूँ, सो आई एम अ वेरी नॉन ट्रस्टिंग फेलो, क्योंकि जो मैनेजमेंट बोलता है ना, आई डोंट काइंड ऑफ बिलीव वेरी इजीली, बिकॉज काफ़ी इंस्टेंसेस अभी मैंने देख लिए हैं जिसके अंदर द मैनेजमेंट इज सेइंग समथिंग और आई एम अज्यूमिंग समथिंग एंड इट टर्न्स आउट रॉन्ग. मतलब ऑनेस्टली बोलता हूँ हिमांशु जी, दैट आप एक प्रेडिक्शन डालिएगा 10 स्टॉक के लिए, उसमें से शायद 2 ही आपका एग्जैक्ट बैठेगा, बाकी 8 या तो ऊपर होगा या नीचे होगा. सो दैट्स हाउ एवरी बिजनेस इवॉल्व्स, राइट? तो विच इज़ वाई आई सेड कि यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग एट दिस एंटायर थिंग. सो यहाँ पे भी ऐसे ही है दैट आई वुड कीप ऑन रिव्यूइंग कि क्या हो रहा है, वेदर ये जो मैंने एजम्पशन लिया था ये सब हो रहा है कि नहीं. एंड ओवर टाइम मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं एवरेजिंग अप करता हूँ. तो शेयर प्राइस बढ़ रहा है, एवरेजिंग अप का मतलब ये है कि शेयर प्राइस बढ़ रहा है एंड मैं खरीदते जा रहा हूँ. ओके. सो जस्ट टू give an example, there's one stock, I bought it at 42 rupees a share. Okay, and I again bought it at 420 rupees a share. Oh, is it? Yes. तो ये आसान होता है? नहीं, बहुत मुश्किल होता है. बहुत मुश्किल होता है. बट आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. क्योंकि 40 वाला 20 में खरीदना आसान होता है कि हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं उसके, बट 420 पे लेना तो बहुत मुश्किल होता है. एंड अभी थोड़ा दर्द हो रहा है बिकॉज मार्केट अभी डाउन है. तो 420 पे लिया था, वो 600 तक गया, अभी शायद 300 पे. ओके. तो बट ठीक है. लेकिन आपके बाइंग प्राइस से तो एवरेज बाइंग प्राइस से हाँ, एवरेज प्राइस तो काफ़ी ऊपर है. दैट्स ऑलवेज द केस फॉर नाउ. बट थोड़ा सा धक्का तो लगता है, बट देन आई ऑलवेज रियलाइज दैट यू नो, एक कहावत है कि वॉलेटिलिटी इज द प्राइस यू पे फॉर रिटर्न्स, फॉर एक्सेस रिटर्न्स. वेरी गुड स्टेटमेंट. ओके, सो if you don't understand volatility, if you don't use volatility to your advantage, आप कभी excess returns बना ही नहीं पाएंगे. So now I imbibe it कि ठीक है, गिरने दो, अच्छा है. अब अगर ये 300 पे है तो मान लेते हैं कि आप और एवरेजिंग कर रहे हैं उसकी हाइपोथेटिकली, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस 100 रुपये के आसपास का चल रहा था. अब अगर ये गॉड फॉरबिड, अगर आपका कोई भी एक ऐसा स्टॉक है जो 100 का एवरेज प्राइस है, हाँ जी, वो गिर के 70 रुपीज़ आ जाता है, हाँ जी, या 50 आ जाता है, आप एवरेज अप करने में तो आप कंफर्टेबल हैं. करेक्ट. तो एवरेज डाउन करने में भी कंफर्टेबल है? कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा जो एंकर जो होता है वो प्राइस नहीं है, मेरा एंकर बिजनेस परफॉर्मेंस है. ओके. क्योंकि मैंने वो कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि उसका ईपीएस कितना हो रहा है. अब ईपीएस ना, एक्चुअली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज ईपीएस कैलकुलेट करना इज बेटर देन कैलकुलेटिंग कि उसका पी रेशियो क्या
होगा, बिकॉज सी इवेंचुअली क्या होता है जब मैं एक्सपेक्टेड EPS कैलकुलेट करता हूँ, जैसे मैंने FY27 का EPS इस स्टॉक के लिए कैलकुलेट कर लिया 10 रुपये, ठीक है, P रेशियो एक्सपेक्टेड इज लेट्स से 20 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, और P रेशियो जो एक्सपेक्टेड है, जो मेरे दिमाग में है इसका होना चाहिए, इज लेट्स से 40, तो 20 इंटू 40 800 रुपये। तो एक आपने माइंड में एक बना लिया कि ये स्टॉक मेरा इवेंचुअली 800 रुपये तक पहुंच जाएगा, बिकॉज अगर 20 का EPS है, 40 का एवरेज P है, दिस थिंग राइट नाउ दिस स्टॉक इज अवेलेबल एट 25 का P और 27 का P, समवेयर अराउंड दैट पर्टिकुलर नंबर. सो दैट इज द टफ सिचुएशन फॉर मी, कि फिर मेरे को डर लगने लग जाता है कि यार ये वापस 40 पे जाएगा कि नहीं, क्या पता इसका P रेशियो मैंने कुछ गलती कर दिया, एंड 30 प्रॉब्ली इट्स average P or something. So that is the problem. But this is where a concept comes in, and I'm borrowing from what Professor Bakshi taught me. हम लोग इसको बोलते हैं margin of safety. कि जब भी आप खेलते हैं ये वाला, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, आप हमेशा कुछ मार्जिन अपने पास रखिए. अब वो मार्जिन आप किस पे रख सकते हैं? वैल्यूएशन पे रख सकते हैं कि भाई अभी जो प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है 40 का चल रहा है, बट आपने अपने कैलकुलेशन 30 के हिसाब से किए. या आप रेवेन्यू के ऊपर रख सकते हैं कि आपको लग रहा है कि वो 40% ग्रो करेगा, लेकिन आपने 30 पे ले लिया. You've been a little more conservative in your calculations. So that's how you build the margin of safety. Margin of safety is, मतलब technically it is a thing that you're using कि आपसे जो errors हो सकते हैं उसको protect करने के लिए. ओके, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप गलत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के कुशन ले लिया आपने, थोड़ा आपने कुशन लिया, बिकॉज सब कुछ ही अजम्पशन है. आपका P रेशियो अजम्पशन है, आपका ग्रोथ रेट अजम्पशन है, आपका प्रॉफिट अजम्पशन है, सब कुछ ही तो अजम्पशन है. अब अजम्पशन तो कहीं ना कहीं तो गलत होगा ही होगा. सो इट कैन बी अपवर्ड गलत और नेगेटिव गलत ऑल्सो, लेकिन आप नेगेटिव के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपने वो कुशन रख लिया अपना. सो दैट इज़ समथिंग विच आई वोंट से मैं हर बार करता हूँ, बिकॉज कभी कभी हम भी बहक जाते हैं इन कैलकुलेटिंग एंड डूइंग स्टफ, बट ओवर टाइम मैं थोड़ा और केयरफुल हो रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर. सो दैट्स इट. लेकिन ऐसा करने से आप इस स्टॉक से जल्दी एग्जिट नहीं कर देंगे फिर? क्योंकि आपका 30 का P अगर आपने एज्यूम किया था, हाँ, अब अगर वो हो गया, P री रेटिंग भी हो गई, वो 30 पे भी आ गया, तो अब 30 पे तो आपके अकॉर्डिंग वो फेयरली वैल्यूड हो चुका है. करेक्ट. अब आप इसको क्यों होल्ड करेंगे फिर? बिकॉज मैं बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ना. अच्छा, अगर मैं देख रहा हूँ वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, देन आई विल अज्यूम दैट थिंग्स विल ग्रो ना. मेक सेंस. तो मेरे लिए इट्स नॉट अ मूविंग इन एंड मूविंग आउट, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव आज भी वही है कि मेरे को 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाना है जो मेरे को 10 साल के अंदर 10 गुना हो जाए. ओके, विच इज बेसिकली 25.9% पर एनम. Okay. सो तो आज भी मेरे पास शायद 23-24 स्टॉक्स होंगे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर. मैं इसी पे ही आने वाला था. हाँ, बट ऑनेस्टली जो मेरे को विश्वास है जो स्टॉक्स का, वो सिर्फ 6-7 स्टॉक्स ही है. ओके, बाकी मैं ऐसे ही थोड़ा रखा हुआ है ऑब्जर्व करने के लिए टाइप्स, यू नो, कि देखते हैं कैसा है. ओके, तो इफ़ आई हैव 100 रुपीज़ विथ मी इन माई पोर्टफोलियो, इन स्टॉक पोर्टफोलियो, वो जो 7-8 स्टॉक है दैट वुड बी लाइक 60%, 65% ऑफ दिस थिंग, और बाकी ओके. सो शंकर, आप कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, आप यूट्यूब पे भी वीडियोस पुश करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आप न्यूज़लेटर भी पब्लिश करते हैं. तो यहाँ पर आपका माइंडसेट क्या रहता है, एज इन किस थॉट प्रोसेस से? फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़लेटर में अगले महीने कौन सा स्टॉक पुश करना है, या पुश इज़ अ रॉन्ग वर्ड, फॉर एग्जांपल कौन से स्टॉक पे आपने रिसर्च करनी है और आप डालेंगे, वो स्टॉक कहाँ से आ रहा है? आप उसी थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं कि ट्विटर पे किसी ने उसके बारे में बात करी थी, या आपका कुछ इंडिजीनियस मेथड है कि मैं इस तरीके से यहाँ पे उस स्टॉक पे जीरो डाउन करने वाला हूँ? नहीं, ऐसा कोई इंडिजिनियस मेथड अभी तक तो नहीं है. ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हाउ डू यू ज़ीरो इन ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. अभी तक मैं ऐसा कुछ निकाल नहीं पाया. ओके, तो अभी हम जैसे किसी ने एक बार वॉरेन बफेट से पूछा था कि सर इतने कंपनीज हैं, हाउ डू वी स्टार्ट, ऐसे करके, यू नो, जैसे आपने पूछा ना, वैसे ही किसी ने उनसे पूछा था. तो हिज रिप्लाई इज स्टार्ट फ्रॉम द लेटर ए. तो डायरेक्टरी लो, ए से लेके जेड तक करते रहो. तो थोड़ा बहुत मैं भी ऐसे ही करता हूँ. तो हम लोग ये सब डिफरेंट सोर्सेज में जाते हैं. कुछ ऐसा एक स्पार्क आइडिया आता है कि कहीं पे कुछ लिखा होता है कि इसमें ये हो गया, इसमें ये कैटलिस्ट, जिसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, ये हो गया, एंड देन हम लोग उसको उठा के पढ़ने लग जाते हैं. सो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस,
बट हाँ, एज इन कि हम अपनी सही वाली कंपनी जो मैं लेना चाहता हूँ हाँ जी, या जो मेरे उन 10 में फिट आएगी, वहां तक पहुंचने में हो सकता है उसकी पूरी ग्रोथ मिस कर दें हम। हाँ मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बिगिनर लाइक मी, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ऐसी कंपनी की तरफ जल्दी पहुंचूं? आप मुझे बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्विटर पे जाना शुरू करूं या फिर हाँ मैं जी। कहीं और जाना शुरू करूं, कुछ भी ऐसी कोई चीज जहां पर मैं ऐसी कंपनी में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए मेरी। तो वही है, जो मैं मेथोडोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ वही होगा, बट आपको सी थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। मतलब आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ हाँ, परफेक्ट आंसर अभी एट द मोमेंट, क्योंकि ओके। मैं जो करता हूँ मैं वही बता सकता हूँ। हम्म, बट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को। डोंट बी इन अ हरी टू फाइंड दैट कंपनी, हम्म, बिकॉज हेस्ट ओनली मेक्स वेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो वो एक अलाइनमेंट ऑफ द स्टार्स होगा कि हम्म, जो आप चाहते हैं और जो आपका रिसर्च है वो दोनों एक साथ मिल जाएगा। ओके। एंड प्लीज़ बिलीव मी ऑन दिस, बिकॉज अभी एज अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस, मी एंड प्रियम, हम लोगों ने ये न्यूज़लेटर अपना सीरियसली अगस्त से शुरू किया, अच्छा। इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने का। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स गॉट 50,000 सब्सक्राइबर्स। ओह, वंडरफुल। तो पहले जब शुरू किया था तो सब लोग बोलते थे, एंड यू नो वी आर इन दिस स्टूडियो, तो ऑब्वियसली सब लोग बोलते थे वीडियो का ज़माना है, तुम कौन बैठ के पढ़ने वाला है दिस थिंग। नाउ आई गॉट 50,000 पीपल एज सब्सक्राइबर्स विद एन ओपन रेट ऑफ 45%. So there are 22,000 unique people reading the newsletter every time I send it. So there are people, you know, who want to understand it. And in those 6 months, I think I have at least 3 to 4 stocks from that process जो मुझे लग रहा है मैं टाइम तक रख सकता हूँ. ओके। The growth rates are good, management is good, the model is unique, not too much of competition in that particular thing. कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हुआ, आई कांट हेल्प इट, वो आप हर 6 महीने में रिव्यू वो करेंगे। मैं रिव्यू करते रहता हूँ। और इन स्टॉक्स के लिए तो मैं 3-3 महीने में कर लेता हूँ, मैं बिकॉज़ ये पूछने वाला था आपसे कि हाँ, व्हाई 6 मंथ्स, व्हाई नॉट एवरी क्वार्टर? वो मुश्किल होता है। अच्छा। 20 स्टॉक्स एंड यू नो जस्ट टू रिव्यू दिस हाँ, इट विल थिंग। बी ओवरवेलमिंग कि बहुत हाँ, सारा डेटा हो हाँ, जाएगा। so just to help out my people who are reading it, so the newsletter is free of cost. I ओके, don't charge anything from it. ओके। Uh, so just to help out, actually उससे एक बिजनेस मॉडल मिला है मेरे को, that is actually interesting, क्योंकि उसमें लोग मैं ऐसी कंपनी के बारे में रिसर्च करके डालता रहा, तो लोग बोलने लगे कि शंकर आप इस कंपनी के बारे में फॉलो अप भी दोगे क्या? तो मैंने बोला मेरा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था वैसे तो, बट यू टेल मी व्हाट यू वांट। तो मैं, नहीं, अगर आप एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स अगर आप उसका एक अपडेट दे पाएँ तो मेरे को अच्छा लगेगा, मतलब वी ऑल्सो वांट टू नो। तो मैं समझ गया कि इसने शायद इन्वेस्ट किया है ऑन द हाँ, बेसिस ऑफ राइट, द राइट, रिसर्च। राइट। तो आई सिंपली आस्क्ड कि अच्छा, यू नो, ठीक है मैं कर सकता हूँ, बट डू यू माइंड पेइंग सम मनी फॉर इट? नो वन सेड नो, एवरीवन इज लाइक या श्योर, व्हाई नॉट, ऐसे करके। तो मे बी दे लाइक द रिसर्च राइट, एंड दे हैव दैट इंटेंसिटी कि हाँ मुझे इस पे अपडेट्स भी चाहिए बिकॉज़ दैट करके। विल सेव देम अ लॉट ऑफ टाइम Save एक्चुअली। them the time and they can probably discuss it with me also. I respond to every comment that people put in. 100 तो comment आ जाते हैं न्यूज़लेटर वाले इसके अंदर अच्छा। करके। तो you know it's my revenge against लोग जो बोलते हैं कि सिर्फ वीडियो चलता है, but no, this works नहीं, गुड and गुड people are वर्क ऑलवेज interested. वर्क्स, हाँ, राइट। so that is that. So I have 3-4 companies now which I will keep ओके। for a long time and try and see if this qualifies मेरा वो जो 10x in 10 years वाला जो एक thought process है उसके लिए। एंड आई एम श्योर अगले 6 महीने में, एंड नाउ दैट मेरा वे ऑफ थिंकिंग मेरा वो और भी इवॉल्व हो गया, मुझे समझ आ रही है कहाँ पे मैं गलतियाँ करता था, इट विल इवॉल्व इवन फर्दर। लाइक अनदर मिस्टेक आई जस्ट रियलाइज इज ऑर्डर बुक स्टैकिंग। सो उसने ऑर्डर बुक बताया किसी कंपनी ने कि हमारा इतना ऑर्डर बुक है, विच इज़ गुड, एंड देन ही सेज हम इतना सेल्स करने वाले हैं। अब मैंने वो ऑर्डर बुक और सेल्स को मैच नहीं किया कि वो असली में, उसको वो सामान बनाने में 12 महीना लगता है। तो इफेक्टिवली वो जो FY24 में ऑर्डर बुक था, FY25 एंड का सेल्स तो वही होने वाला है, राइट, अनलेस ही एक्वायर सम कंपनी और राइट, समथिंग। राइट, राइट। सो ऑर्डर बुक, a closing order book of FY24 will probably be the sales of FY25. राइट, What he had done is he had given us an order book of 80 and he had given us sales of 100. ओके। Again, my mistake. I should have been conservative in my estimate. पता नहीं मेरा क्या हुआ, मैंने उस पर बट विश्वास उसने कर लिया। सेल्स तो ज़्यादा दी ना आपको? सेल्स ज़्यादा नहीं देना चाहिए ना, अच्छा। बिकॉज फिर ऑर्डर बुक इतना ही है, आपके हाँ। पास ऑर्डर ही
80 आया है, 80 हाँ। करोड़ का आया है और आपको ये बनाने में 12 महीना लगेगा, हाँ, देन 80 का 80 बनेगा ना, हाँ। वो 100 तो नहीं हो जाएगा। तो आपने उसको स्टडी किया फिर? आई मीन जस्ट अ हाँ, क्वेश्चन हियर कि वो आई 20 एक्स्ट्रा स्टडीड कहाँ से इट, आया? आई रियलाइज्ड द मिस्टेक, आई पुल्ड आउट ऑफ द स्टॉक, आई एग्जिटेड दैट स्टॉक हम्म। completely. I exited at a loss of 7%. ओके। My mistake, but yeah, this is how I learn. सो So यू now, मीन टू से कि वो इनकम स्टेटमेंट बनाने में कुछ प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं वो? नहीं, ऐसा? कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके, वो थोड़ा एग्जैजरेटेड चीज़ें बता रहे हैं अपने गाइडेंस इसमें। ओके, ओके। वो होते हैं ना, इतना कर लेंगे जी, ये तो हो ही हाँ, जाएगा हाँ, करके, हाँ, बिल्कुल उसमें। तो मैं भी उस भावनाओं में बह गया हाँ। एंड आई डिड नॉट फाइंड एविडेंस। हम लोग ये वर्ड जो इंटरनली यूज़ करते हैं बिटवीन मी एंड माई रिसर्चर इज एविडेंस। तो फॉर एवरी लाइन आइटम यू शुड फाइंड एन एविडेंस। रेवेन्यू हम इतना करेंगे, क्या एविडेंस है? कैसे एविडेंस आपको मिलेगा? उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका एड्रेसेबल मार्केट क्या है, उसका ऑर्डर बुक कितना है, उसका कैपेसिटी कितना है, ये सब चेक करके आपको रेवेन्यू करेगा कि नहीं करेगा। एंड बिलीव मी हिमांशु जी, यू कांट बी 100% श्योर ऑफ एनीथिंग। अगर आप 70% श्योर हैं कि हो सकता है, आप आगे बढ़िए। 70% is a good probability यस। of good chance to take. 80% is a great probability. 80 से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो नेक्स्ट यू लुक एट मार्जिन्स। मार्जिन में क्या एविडेंस है कि ये मार्जिन सेम रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन और इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू गो अप। फिर नेक्स्ट पे आइए, फाइंड आउट कि डेप्रिसिएशन रेट क्या रहेगा, उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, फाइनेंस कॉस्ट क्या रहेगा। सो अब हर लाइन के ऊपर हम एविडेंस ढूंढते हैं। तो एविडेंस हम हिस्टोरिकल डेटा को लेकर ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर इसका मार्जिन पिछले 10 साल से या पिछले 7-8 साल से जो उसने कमिट किया है वो उतना आ रहा है, तो अगली बार भी जो कमिट करेगा वो आएगा, ऐसा कर सकते 70% चांस ले सकते हो आप। हैं? ओके। यू कैन से ओके देयर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी। गिरता है, आई वोंट से कि नहीं गिरता है। टेक एग्जांपल्स ऑफ लास्ट सो मेनी क्वार्टर्स ऑफ टेक लेट्स टेक द पेपर इंडस्ट्री एज एन एग्जांपल। अब उसमें क्या है, पिछले 12-15 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो उसके मार्जिन्स बिल्कुल स्टैटिक है, अच्छा। ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं, आपको शायद 20% के आसपास होगा। बट लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स इफ यू पिक अप, दैट 20% हैज़ गॉन डाउन टू 16 एंड अभी जो क्वार्टर 3 में आया इट हैज़ प्रॉब्ली गॉन डाउन टू 10%। ओह! तो क्या हुआ, राइट? सो बट ये गाइडेंस में नहीं था? ये गाइडेंस में नहीं था, ओह! गाइडेंस वाला नहीं बता पाएगा, हाँ, हाँ। बिकॉज सडनली समथिंग हैज़ हैपेंड। व्हाट हैज़ हैपेंड इज द प्राइस ऑफ वुड वो बढ़ गया, ओह! ओके, मैसिवली बढ़ गया। ओके। उसमें मैं आता हूँ क्यों बढ़ा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी देयर। तो प्राइस ऑफ वुड बढ़ गया तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द पेपर इंडस्ट्री मैसिवली, राइट? तो इसके मार्जिन्स अभी टूट गए, हो गए, ठीक है, मतलब हाफ एंड कंपनीज लाइक जेके पेपर एक्सेट्रा, जो बड़े कंपनीज हैं वहाँ पे, द बिगर वंस, दे आर इन फैक्ट सेइंग कि ये और 3 क्वार्टर रहेगा ये प्रॉब्लम। ओके। तो नाउ इट्स नॉट स्टैटिक, कि ऐसा नहीं है कि आपका 100% चांस है कि अगर मार्जिन्स पिछले 4 साल से एक बराबर हैं वो 5वें में भी बराबर रहेंगे। इट कैन गो अप और इट कैन गो डाउन, विच हैज़ हैपेंड इन द पेपर इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। अब क्यों ये प्रॉब्लम हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो। जब कोविड आया था ना 2020 में, तो ऑब्वियसली प्लांटेशन सब बंद हो गए थे, देयर वर नो वर्कर्स, तो जो ट्रीज को प्लांट करना वो कुछ था नहीं। अब एक पेड़ को उगने में लगता है 3 से 3.5 साल। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो 2020 में क्योंकि कुछ हुआ नहीं, आज वो 2024-2025 में आके पेपर इंडस्ट्री को खा रहा है, बिकॉज द वुड इज नॉट अवेलेबल, द सप्लाई डिमांड सप्लाई इज वेरी शॉर्ट एट द मोमेंट, विच इज वाई द प्राइसेस हैव नॉट अप। एंड लेट मी गेस, ये इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसक्रिप्ट से मिली या एनुअल रिपोर्ट से मिली होगी? नहीं, मैं आउटसाइड रिसर्च कर रहा था, अच्छा। तो आई वाज ऑन द इंटरनेट, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि बट क्या हो कॉन रहा कॉल है। में किसी ने नहीं पूछा कि ऐसा नहीं, क्यों हो रहा है? नहीं। ओके, ओके, मैंने एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा ओके। उसको, मे बी किसी और, मैंने एक ही पेपर का पढ़ा था, मे बी और किसी पेपर कंपनी के इसमें शायद ऐसा बात हुआ हो, बट दिस आई गॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। ओके। इंटरनेशनल मैं देख रहा था कि गूगल न्यूज़ पे जाके देख रहा था, तो वहाँ पे किसी ने ये समझाया था कि ऐसा हुआ है एंड दिस हैज़ अफेक्टेड सम इंटरनेशनल बेस्ड पेपर कंपनी, दिस कोविड वाला थिंग। तो मुझे लगा इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। वो तो हमारे इंडिया में भी हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे, तो कौन बैठ के सीड डालेगा, वो सब करेगा, तो माइट हैव हैपेंड हियर आल्सो। सो या, सो कमिंग टू दैट पॉइंट, there's a 70% chance you can take it, but don't make it 100% कि ये मार्जिन कभी गिरेगा नहीं और बढ़ेगा नहीं, anything can happen, so that's the only thing. ओके।
शंकर, आपने 2004 से स्टॉक मार्केट में एंट्री करी थी। हाँ जी। सो 2004 से आज अप्रॉक्सीमेटली 21 साल के आसपास हो चुके हैं, मोर देन 20 ईयर्स एटलीस्ट। आपने तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मार्केट के। राइट। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तब उस टाइम पे निफ्टी इज डाउन बाय अप्रॉक्सीमेटली 16-17%, मिड कैप इंडेक्स इज डाउन बाय लेट्स से 21% और स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन 25-26% नीचे है। Which is where I have all my stocks. सो ऐसे टाइम पर दो टाइप के इन्वेस्टर्स, एक जो अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, हाँ जी। दूसरा क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर बेस इस समय वो है जिन्होंने कोविड के टाइम पे मार्केट में एंट्री Correct. करी थी। बिल्कुल सही। इन दोनों का माइंडसेट क्या होना चाहिए, इन दोनों के थॉट प्रोसेस इस समय क्या होने चाहिए? See, the one who started COVID के टाइम पे 2022, 23 etc. उन्होंने सिर्फ ग्रोथ देखा है, राइट? सो उनका जो पैसा था, मे बी इट माइट हैव ग्रोन बाय 60%, 70% ओवर अ 3-year पीरियड, उतना हो गया है। तो अभी वो एक फॉल देख रहे हैं। तो एक्चुअली टेक्निकली अगर आपने 2022 में पैसा डाला है तो आपने पैसा खोया नहीं है। You have not made 50%, you've probably made 20%, लेकिन something like that. हमने अपने पोर्टफोलियो को फॉर एग्जांपल 100 रुपए से 170 पे देखा था, हाँ जी, अभी वो 120 या 130 पे चल रहा है। करेक्ट। तो हमें तो वो लग रहा है ना कि 170 से 120 50 रुपए खो दिए हमने। तो वही माइंडसेट वाला हिसाब होता है कि आपका बड़ा गेम क्या है। आपका बड़ा गेम ये 2 साल था या आपका बड़ा गेम वो 20 साल वाला है। मैं एक सिंपल स्टार्ट आपको बताता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रोज आप देखते हैं निफ्टी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, राइट? दैट्स व्हाट हैपेंस। अगर आप पिछले 20 साल का डेटा देखेंगे, ओके, विच इज प्रॉब्ली सम 4000 ट्रेडिंग डेज, मोटा मोटा 4000 समथिंग, 51% ऑफ द टाइम मार्केट हैज गॉन अप ऑन अ सिंगल डे और 49% वो गिरा है। अच्छा, तो ये मतलब वो ऊपर नीचे हो ही रहा है। इट्स लाइक अ 50-50 काइंड ऑफ सिनेरियो, आसपास ही है। बट जब वो बड़ा है ना, वो ऑन एन एवरेज बड़ा है लेट्स से बाय 0.1% फॉर एग्जाम्पल, और जब वो घटा है इट हैज़ रिड्यूस बाय 0.09%। तो वो 0.01%, आई मीन मैं अब थोड़ा फेक नंबर्स करके यूज़ कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट थोड़ा कर करके दैट्स हाउ द निफ्टी हैज़ बिकम बिग like this. Otherwise the volatility is there every day. अगर आप एक सिनेरियो पिक करेंगे और आप एक साल में देखेंगे भाई कितने दिन मार्केट बढ़ा और कितने दिन घटा, इट विल ऑलमोस्ट बी 50-50। ओके, एक साल में कभी हो सकता है 60-40 हो जाए, लेकिन 20 साल के हिसाब से देखेंगे, ब्रॉडर पीरियड में देखेंगे 50 के आसपास का है। सो दिस हैपेंस। आई नो इट्स अ वेरी, बहुत लोग कन्विंस नहीं होंगे मेरे इस आंसर से, बट दिस मुझे तो ये मोटिवेशनल स्टोरी लग रही है रादर कि दिस इज फैक्ट। ये हम कितनी अच्छा थॉट प्रोसेस है कि वो 0.01% का जो डिफरेंस है वो निफ्टी को कहाँ तक लेकर पहुंच गया। एग्जैक्टली। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स, राइट? और वो 0.1 भी कहाँ से आता है? वो आता है आपके अर्निंग्स से, कि जैसे कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं उतना आपका शेयर प्राइस बढ़ता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इनफैक्ट एक एक्सरसाइज है, आई वुड एडवाइस आप अपने व्यूअर्स को ज़रूर दिखाइएगा या उनको सजेस्ट करिएगा। निफ्टी का एक ग्राफ लीजिए 20 साल का, उसको एक अपने पीपीटी पे चिपका दीजिए। Okay. उसके बाद निफ्टी ईपीएस का ग्राफ उठाइए, ईपीएस इज अर्निंग्स पर शेयर, उसको भी चिपका दीजिए उसी के ऊपर। यू वुड सी दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर इमेज। कभी थोड़ा सा ऐसे होगा बिकॉज वैल्यूएशन कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, वही इस बार हुआ है, राइट? सो ये जब आपने बोला 170 का हो गया था, उस टाइम पे द वैल्यूएशंस वर वेरी हाई, है ना? अभी वो राइट हो रहा है, वापस एक नॉर्मल लेवल पे आ रहा है। इनफैक्ट कुछ केस में तो मुझे लग रहा है कि वो और नीचे ही चला गया है। लाइक इन द केस ऑफ निफ्टी 50 एंड द निफ्टी स्मॉल कैप 250, इट हैज़ गॉन डाउन बिलो द 10-year एवरेज। मिड कैप अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इन दोनों केसेस में तो इट्स गॉन डाउन बिलो। तो नाउ इट्स गेटिंग इनटू द राइट मोड वंस अगेन। तो वही अभी हो रहा है। सो दिस व्हाट हैपेंस, आप वो मिरर इमेज करेंगे, वो मिरर इमेज निकल के आएगा कि ये ऐसे बड़ा है, ये भी ऐसे ही बड़ा है। तो मल्टी बैगर स्टॉक का, जिसमें मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अभी, मल्टी बैगर स्टॉक का क्या ये रेसिपी हो सकता है कि एज लॉन्ग एज यू आर एक्सपेक्टिंग योर कंपनीज ईपीएस टू ग्रो सिग्निफिकेंटली और कंसिस्टेंटली, ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है? हाँ, एक्चुअली मल्टी बैगर का मतलब यही है। ओके, दैट इफ यू कैन फाइंड अ कंपनी which is going to grow its
earnings per share by 25% every year. अर्निंग पर शेयर, By 25% every year. ईपीएस ग्रोथ रेट शुड बी 25% पर एनम। अगर आप ये निकाल लेते हैं ना, हम्म। अगले 10 साल you found your next मतलब हम HDFC. ऐसी कंपनी ढूंढ लें जिनका ईपीएस 25% से ज्यादा ग्रो करने वाला है। Exactly. अगले 10 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल. तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि कैसे ढूंढें ऐसी कंपनीज को। आप अगर हमारे व्यूअर्स को ये बता पाएं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, और मुझे एंड पता है अब आपका कि आप 25% ईपीएस मुझे चाहिए, करेक्ट. मैं शुरुआत कहाँ से करूँ पढ़ने की? मुझे आपका वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा कि मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं ट्विटर देखूँ, Right. मैं अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स देखूँ, रादर धन पे हमारा स्कैनएक्स कंसोल एक है जहाँ पर Okay. हम अलग अलग स्कैनिंग प्लेटफॉर्म लगा के या पैरामीटर्स लगा के हम कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, जहाँ पर मैं अपने लिए रेवेन्यू के बेसिस पे, ओपीएम के बेसिस पे कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लूँगा। Right. इसके बाद क्या? Okay. ये कंपनी शॉर्टलिस्ट हो गई, अब मैं इनकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना शुरू करूँ? हाँ. अगर आप स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ। तो पहले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ विच इज़ अलाइन टू जो आपने सवाल पूछा था कि कहाँ से होगा करके. तो एक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करके एक स्ट्रैटेजी होता है. ओके। ओके. सो व्हाट कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग इज डूइंग, मैं उसका प्रॉब्लम्स भी बता दूंगा, बट एक आइडिया मिलेगा आपको, एक बेसिस मिलेगा ऑफ हाउ टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम. कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. वो बोलता है कि आप उन स्टॉक्स को चुनो एंड स्टे इन्वेस्टेड इन दो स्टॉक्स फॉर एवर, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट उन स्टॉक्स को चुनो जो एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, यानी कि वो 10 साल से ज़्यादा उनका ऑपरेशंस होना चाहिए. नंबर 2, द रेवेन्यू ग्रोथ शुड बी मोर दैन 10% एवरी ईयर फॉर द लास्ट 10 years. एवरी ईयर, एवरी ईयर, नॉट द सीएजी, नॉट द CAGR. ओके। ठीक है, वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है हाँ, उसकी हाँ, नवीन हाँ, पे, हाँ। बट आप वो क्वेरी डाल सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ ऑफ 1 year मोर देन 10%, सेल्स ग्रोथ ऑफ 3 years मोर देन 10%, हाँ, सेल्स हाँ, ग्रोथ ऑफ 5 year, ऐसे करके डाल सकते हैं. सो 10% एवरी ईयर फॉर द लास्ट 10 years. सेकेंड इज आपका ROC शुड बी ग्रेटर दैन 15%, again for all 10 years, if the system allows it, and that's it. ये जो दो कॉम्बिनेशंस है ना ऑफ ROC एंड सेल्स ग्रोथ, इन दोनों को कंबाइन करके आप एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। विच इज़ लाइक अ कॉफ़ी कैन स्टॉक. अब इसमें कैसे कैसे कंपनीज अभी तक आते थे, इसके अंदर एशियन पेंट्स आता था, बजाज फाइनेंस आता था, UPL आता था, श्री सीमेंट आता था. सो दीज काइंड्स ऑफ कंपनीज वुड कम इनटू, HDFC आएगा. सो ऑल दीज कंपनीज वुड कम इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी क्या हो गया है, ये कंपनीज जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल में चले गए. सो इट्स अ बिट काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो बाय मच, यू नो, ऐसे हो गया. बट अगर आप इसी प्रिंसिपल को एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप इसमें लगाएंगे ना, तो शायद आपको प्रॉमिसिंग कंपनीज मिलेंगे. तो अगर आपके पास वो 20 का लिस्ट आता है, देन यू गेट ऑन टू रीडिंग दीज 20 कंपनीज एंड सीइंग कि इसमें से क्या प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं. जैसे आधे इन इंडस्ट्रीज जिसमें अभी भी काफ़ी ग्रोथ अवेलेबल है, सो दैट इज़ वन ऑफ योर क्राइटेरियाज दैट यू नो इमीडिएटली कम्स इन. क्या इसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी टाइम से है, क्या ये ओनर ऑपरेटर्स है. ओनर ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि जो इसका प्रमोटर है वही चला रहा है कंपनी को. तो ये अच्छी बात, ये अच्छी बात है. अच्छा. स्पेशली फॉर, आई मीन मोस्टली आप देखेंगे स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में जो प्रमोटर का जो स्टेक होता है, आप देखेंगे वो 55%, 60%, 70% होता है. और अगर वही चला रहा है देन इट्स लाइक गुड, बिकॉज हिज फ्यूचर इज टाइड अप विद योर फ्यूचर. क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका स्टॉक प्राइस कम हो जाए. ही विल ऑलवेज वांट हिज स्टॉक प्राइस टू बिकम बेटर. तो वो एक एडवांटेज है, इसको हम ओनर ऑपरेटर कंपनीज बोलते हैं. सो दैट इज एन एडवांटेज. तो ये जो मैंने आपको एक कॉफ़ी कैन वाला कॉन्सेप्ट बताया ना ऑफ यूजिंग दीज 2 वेरिएबल्स, इससे आप एक अच्छे सेट ऑफ कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कोशिश करिएगा कि वो मिड एंड स्मॉल की तरफ ज़्यादा हो, जिसमें ग्रोथ रेट के चांसेस ज़्यादा हैं. एंड देन यू रीड अप एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई योर मल्टीबैगर्स, पोटेंशियल मल्टीबैगर्स. ओके. आपने कहा था कुछ इसकी प्रॉब्लम भी है. हाँ, अब प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको बताया, जैसे आपने एशियन पेंट्स का, एशियन किसी भी पेंट्स ऐसी का कंपनी का बताया. बताया जो मैच्योर हो चुकी है. हाँ, तो सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि ये जो कंपनीज जो एस्टैब्लिश होती हैं उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है. अच्छा. तो अभी तो आपने देखा कि ये एशियन पेंट सब काफ़ी गिर गया है. बट इफ़ यू लुक एट 2016 से लेके 2021-22 तक का पीरियड, मोस्ट ऑफ दीज गाइज वर एट अ पी रेशियो ऑफ 80-70, मतलब सब कुछ ही, मतलब ऑल दीज कंपनीज ये सारे ही 70-80 पे बैठे हुए थे. अब वो थोड़ा 50 की तरफ, 60-65 की तरफ आ गए हैं, 55 की तरफ आ गए हैं. बट उस टाइम तक तो काफ़ी ज़्यादा थे. तो माई लर्निंग इसमें ये था कि कॉफ़ी कैन को भी मतलब
वैल्यूएशन को कभी खोना नहीं चाहिए। तो अब अगर मुझे कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, मुझे ना सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखना है, ना सिर्फ आरओसी देखना है, बट मुझे उसका वैल्यूएशन भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें पी की जगह पीजी रेशो लगाएं, जो पेग रेशो आप बता रहे हैं, अगर हम वो लगाते तो भी क्या ये सारी कंपनीज वहाँ पर ओवर वैल्यूड दिख रही थी हमें? अगर आप हाँ, ओवरवैल्यू दिखेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पी रेशियो था वो था 70 एंड एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट वुड बी मे बी 20 और 15 और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब आपको 5 के पेग रेशियो में मिलेगा, विच Which is इज high एक्सट्रीमली yield. हाई। करेक्ट। तो वो एक इशू होता है, इसलिए वो मैच्योर्ड इंडस्ट्रीज को हटा के आपको ग्रोइंग इंडस्ट्रीज पे आना पड़ेगा कि चलो लेट्स लुक एट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब ग्रोइंग सेक्टर्स हैं काफ़ी, राइट। रिन्यूएबल्स इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर, अभी ये ट्रेन्स का जो चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, दिस ऑल अ ग्रोइंग सेक्टर दैट्स देयर। सो इस तरह देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन लुक एट। देयर आर लॉट ऑफ निश प्लेयर्स ऑल्सो, राइट। लाइक वन ऑफ माई newsletters, we looked at something called Zaggle, for example, right? It's a SaaS based this thing. अब इस तरह और भी SaaS based companies होंगे, right? Which are all new and technology oriented. मतलब वो तो अपने ट्रांसक्रिप्ट में बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है इंडिया के अंदर। तो इट्स लाइक अ वेरी नीश प्लेयर बट अ बिग प्लेयर, राइट। सो ट्राइंग टू डू स्टफ। एक और न्यूज़लेटर मैंने कवर किया था, BLS करके कंपनी, you've heard of BLS International? Yes, sir. Right? So visa providers, one of 3 in the entire world, right? The first one, the biggest one is obviously VFS, right? अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको VFS वाले ऑफिस में जाना पड़ेगा, जहाँ मतलब मैं जब भी गया धक्का मुक्की हुआ है उधर, तो it's very tough place. BLS also is similar, right? So it's the second largest or the third largest in the world with a 20% market share, 15% market share. So these are all very niche businesses with opportunity to grow. हाँ, आपको बस एक बार उसको evaluate करना पड़ेगा कि ये सब उस लेवल पे ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। एंड या दैट्स द सीक्रेट। आई मीन मेरे पास कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, बट दिस इज द प्रोसेस। नहीं, बट ये बहुत अच्छा प्रोसेस है कि हम कंपनी को शॉर्टलिस्ट करें, फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा सा पढ़ें और इवेंचुअली हम एक ऐसे प्रोसेस पे पहुंच जाएं या ऐसी कंपनी में पहुंच जाएं जिसका ईपीएस ग्रो कर रहा है। तो दैट इज काइंड ऑफ अ सिल्वर बुलेट ओनली, कि मुझे इवेंचुअली कहाँ पर पहुंचना है, अगर मुझे ये पता है तो जर्नी ट्रैवल करनी थोड़ी सी आसान हो जाती है। सो आई डोंट यूज टेक्निकल एनालिसिस और एनी अदर मेथड एक्चुअली। मतलब आई वांट टू लर्न इट, बट अभी मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाया इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। बट मुझे इस मेथडोलॉजी पे कॉन्फिडेंस है कि योर अर्निंग्स ग्रोस, योर स्टॉक प्राइस ग्रोस। बिकॉज आज तक तो मैंने हर जगह यही देखा है। सो इफ समवन ऑल्सो कम्स एंड सेज कि ये देखो सर चार्ट में बढ़ रहा है, वो चार्ट में बढ़ रहा है बिकॉज उसका ईपीएस बढ़ रहा है। यू शो मी समथिंग जहाँ पे चार्ट पे बढ़ रहा है जिसका ईपीएस घट रहा है, आई विल टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन हाँ, वो टेम्परेरी होता है, एग्जैक्टली, यू आर राइट। वो तो डिमांड वो सप्लाई 3 महीने मिसमैच के लिए हाँ कुछ हो गया है, 4 महीने के लिए कुछ हो गया, बट इट्स नॉट लाइक अ ओवरऑल ट्रेंड। एंड माई टाइम पीरियड इज नॉट 10 वीक्स, इट इज़ 10 ईयर्स, राइट। तो मैं उस एंगल से सब चीज़ों को देख रहा हूँ। सो यू जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको जो आपका पहला क्वेश्चन था, आई थिंक इट इज स्टिल एप्लीकेबल राइट नाउ, कि आपको एक ऐसा मेथड अपने लिए बनाना पड़ेगा जिससे आप कंफर्टेबल है। दूसरों से बोरो करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कॉल्ड शेमलेस क्लोनिंग, जिसमें मैंने शेमलेसली अलग अलग लोगों का मेथड कॉपी किया। आशीष कचोले का कॉपी किया, मोनीश पबराय का किया, डॉली खन्ना का किया। आई ट्राइड ऑल दैट स्टफ, इट वाज गुड, इट वाज फेल्ट सक्सेसफुल एज अ मॉडल। आपने अपने पोर्टफोलियो में लिया उनके शेयर? नहीं, मैंने एक्चुअली स्टडी किया, सिमुलेशन किया। अच्छा, मैंने एक सिमुलेशन करके मैंने टेस्ट आउट किया कि अगर ऐसे करें तो क्या होगा। अब उस टाइम पे मार्केट वाज डूइंग वेल, तो वो अच्छा लगा। बट नाउ मिस्टर कचोलिया अपने ट्विटर हैंडल में उन्होंने खुद कहीं पे लिखा है कि मैं, मतलब उन्होंने लिखा, किसी ने उनके शब्द निकलवा दिए उससे, देखिए उनका खुद का पोर्टफोलियो 30% डाउन है, बिकॉज वो भी स्मॉल एंड माइक्रो कैप में ही डील करते हैं। तो इट्स अफेक्टेड ऑन अ ब्रॉड बेसिस, दैट इज अफेक्टेड एवरीवन। तो ऐसा कोई किसी के पास भी सिल्वर बुलेट नहीं है, बट द वे आई अंडरस्टैंड इट इज दैट इफ योर ईपीएस ग्रोस, योर स्टॉक प्राइस ग्रोस। ओके, वंडरफुल। स्टॉक्स के लिए हमने पूरी जर्नी देखी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक पहुँचने का हमारा टारगेट है। आप एग्जिट कब करते हैं स्टॉक से? वो मुझे थोड़ा मुश्किल होता है एग्जिट करने वाला। आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। अभी तक मैंने कुछ 7-8 स्टॉक्स को एग्जिट किया है, और हर स्टॉक को मैंने ऑन अ बेसिस एग्जिट किया है कि इसने जो मेरे को ट्रांसक्रिप्ट में बोला था पिछले 1 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में, ही इज़ नॉट गोइंग एज पर दैट। स्टॉक प्राइस डज नॉट मैटर फॉर यू? डजंट मैटर।
वो चाहे वहाँ से 40% डाउन हो या 100% अप हो, जब वो अपनी प्रोमिसेस पे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, आप उसको एग्जिट कर देंगे। Correct. I'll give you some examples, like प्लीज। not taking the stock name, but there was one gentleman, one team which said हम X करेंगे इस क्वार्टर में, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में। तो नेक्स्ट क्वार्टर आया, X के बारे में बात ही नहीं किया, हम Y करेंगे। ओके, लेट्स गिव इट वन मोर क्वार्टर, Q3 में हम Z करेंगे, X और Y भूल गए, अच्छा, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कोई है डिस्कशन कि नहीं, हमने उसको फुलफिल किया एक नहीं शब्द किया? नहीं, अच्छा, फुलफिल किया था उन्होंने या नहीं किया था? नहीं, पता ही नहीं, अच्छा, नहीं, ओके वी हैव नो आइडिया। ओके। आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस, तो एग्जिट आउट, एंड थैंक गुडनेस आई एग्जिट आउट, बिकॉज दैट कंपनी इज नोवेयर, आई मीन एकदम बहुत ही बुरी हालत में है। सिमिलरली द वन विच आई टोल्ड यू, जिसमें वो सॉरी टू इंटरप्ट यू, इफ आई मे आस्क, ये आपने कितने प्रॉफिट या कितने लॉस में किया था, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग दिस? इस पे कुछ लॉस नहीं हुआ, कोई Okay. प्रॉफिट नहीं हुआ, 3 क्वार्टर शायद सेम रहा उसका, तो मैं नॉर्मली 2 क्वार्टर दे देता हूँ कि यार चलो देखते हैं कुछ तो निकलेगा करके। ये 2-3 क्वार्टर में कुछ हुआ नहीं, आई जस्ट मूव्ड आउट एट द सेम लेवल, सम आई हैव मूव्ड आउट एट लॉस आल्सो, ओके। बट नॉट बिग लॉसेस, ठीक टाइप्स, वो भी हो जाता है। कुछ में तो मैं प्रॉफिट में भी बाहर निकला, मैंने भाई ये कर क्या रहा है ये बंदा, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस guy this thing. Very recently a company, it's covered in my newsletter also, they seem to be big over promisers. I won't say they are under deliverers, but वो प्रॉमिस बहुत ज़्यादा करते हैं हर चीज़ के ऊपर। और आज भी जो मैंने आपको एक सिनारियो बताया था जिसमें ऑर्डर बुक मेरे को इतना दिख रहा है, बट वो भाई यू नो ही इज सेइंग हम इतना तो पहुंच ही जाएंगे, एंड ही इज ऑलरेडी डाउनवर्ड रिवाइज्ड हिज दिस थिंग वंस। तो पहले उन्होंने बोला था हम 700 से 750 करेंगे, करोड़ करेंगे ऑफ सेल्स इन FY26। नाउ इन दिस क्वार्टर ही सेज हम 650 to 700 करेंगे, विदाउट मेंशनिंग कि हाँ आई एम काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस आई एम ब्रिंगिंग इट डाउन करके। देन ओनली जब एनालिस्ट ने पूछा कि सर ये तो डाउनवर्ड रिवाइज किया है आपने, कोई पर्टिकुलर रीज़न है? वो हाँ हमारा एक बड़ा ऑर्डर आना था वो नहीं आया ऐसे करके। बट देन व्हेन आई लुक्ड एट द ऑर्डर बुक, वो जो बोला है 650 to 700 करेंगे, वो 650 भी नहीं होने वाला मुझे लग रहा है। सो शंकर, ये तो हमारी थी डिस्कशन स्टॉक्स को लेकर। आप म्यूचुअल फंड्स में भी एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं? यस। और ये भी आप म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2004 के आसपास से ही कर रहे हैं, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया था? नहीं, मैं सीरियसली म्यूचुअल फंड्स में 2015 से शुरू किया, तो 10 साल हो गए अभी सीरियसली म्यूचुअल फंड्स करते हुए। ओके। और म्यूचुअल फंड्स में आपका इंक्लिनेशन क्या है? क्योंकि मुझे जो आपकी बातों से समझ में आया, स्टॉक्स में यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्मॉल कैप कैटेगरी। दैट्स करेक्ट। ओके। अच्छा, यहाँ पर वैसे एक और क्वेश्चन है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, एज इन 500 से नीचे वाले में भी आप जाते हैं या टॉप 500 तक ही रहते हैं स्टॉक्स? मोस्टली वो माइक्रो में ही ज़्यादा अच्छा, होता mostly है। micro में हाँ, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर, आप बोल सकते हैं 12,000 से कम ही मार्केट कैप वाले हैं। ओके। एवरेज 5-6 हज़ार के आसपास होगा। ओके। तो म्यूचुअल फंड में आपका क्या इंक्लिनेशन है, लार्ज कैप की तरफ, मिड कैप की तरफ, या आप वहाँ पर भी स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टेड है? हाँ, सो मैं उसको एक स्टेप पहले ले जाता हूँ। सो अगर आप मतलब मेरा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। ओके। 80% इज़ म्यूचुअल फंड्स, 20% इज़ स्टॉक्स एट द मोमेंट। ओके, ये स्टॉक्स वाला बढ़ते ही जा रहा है, सो आई थिंक आई टेक इट अप, मे बी आई टेक इट अप टू 30%। म्यूचुअल फंड्स इज़ द साइजेबल दिस थिंग। अभी जो 80% मैंने बोला, इसके अंदर डेट भी है और इक्विटी भी है। ओके। इट विल प्रॉब्ली बी इन अ 65-35 काइंड ऑफ अ रेशियो, 35 बीइंग डेट एंड 65 मेरा इक्विटी है। तो अब एक लॉजिक मैं यूज़ करता हूँ जब मैं इक्विटी इन्वेस्टिंग करता हूँ, विच इज़ म्यूचुअल फंड्स प्लस स्टॉक्स पुट टुगेदर। एक कॉम्बिनेशन में रखता हूँ ऑफ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विद 50% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप। ओके। ओके, अब ये स्मॉल कैप उससे पहले शुरू करते हैं। स्मॉल कैप में जो 25% है, उसमें से शायद 2%, 3% होगा म्यूचुअल फंड्स, बाकी सारा मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो है। स्मॉल कैप आप खुद हैंडल करते हाँ, हैं? स्मॉल कैप मैं खुद हैंडल करता हूँ। ओके। ठीक है ना, इक्का दुक्का मतलब 2-3% होगा इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, रेस्ट ऑफ इट इज कम्प्लीटली मैं जो खुद से स्टॉक्स कर रहा हूँ। 2-3% आपने स्पेशली स्मॉल कैप फंड परचेज किया, या फिर आप उसको कंसिडर करें कि आपने फ्लेक्सी कैप ले लिया, उसमें थोड़ा सा स्मॉल कैप आ गया? मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, मिक्स ऑफ ओके एवरीथिंग। ओके तो कुछ होगा, एक दो मैंने स्मॉल कैप स्पेसिफिक भी मैंने लिया होगा, ओके। और फ्लेक्सी कैप वाला भी थोड़े थोड़े होंगे, बट द बल्क इज ऑब्वियसली जो मेरे जो जो आप खुद स्टॉक्स हैं, handle कर हाँ रहे हैं। दिस थिंग है।
जो लार्ज कैप है विच इज़ 50%, दैट इज मोस्ट ऑफ इट इज पैसिव फंड्स देयर. तो Okay. मोस्टली इंडेक्स फंड्स. अब इंडेक्स फंड्स में भी अलग अलग टाइप के हैं. थोड़े मोमेंटम बेस्ड फंड्स हैं, कोई लार्ज कैप सेंट्रिक फंड्स है, कोई मल्टी कैप इंडेक्स फंड्स भी हैं. सो ऑल एक मिक्स है पूरा. बट 50% ऑफ इट इज़ लार्ज कैप्स एंड बाकी 25% जो मिड है उसके अंदर मोस्टली इट इज़ एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड्स. तो मैंने वो थोड़ा एक काइंड ऑफ तो लार्ज कैप combination आपने बना दिया. इंडेक्स को दे दिया मैनेज हाँ, करने के लिए, exactly, हाँ. मिड कैप आपने म्यूचुअल फंड Active, मैनेजर को हाँ, कर दिया, और हाँ, स्मॉल कैप आप खुद खुद मैनेज कर कर लेते हो. हाँ, ओके करेक्ट. ओके. तो पता नहीं कैसा क्यों मैंने ऐसे किया, बट मेरा लॉजिक यही था कि लार्ज कैप में शायद अल्फा बनाना बहुत मुश्किल है फॉर एक्टिवली मैनेज फंड, सो इसको पैसिव में ही रखो. मिड कैप में इट इज स्टिल पॉसिबल. मिड कैप एक अलग एंगल भी है कि ये मिड कैप्स हैं जो बाद में लार्ज कैप्स बन सकते हैं. सो यू नो इट्स सो अगर आप इसको एक मैथमेटिकल वे में भी देखेंगे ना, अगर आप पिछले 15 साल का 20 साल का डेटा देखेंगे ना, it's not the large cap index which has done the most. It is not the small cap index which has done the most. The biggest is the Nifty mid cap 150. राइट. तो मुझे लगा कि ठीक है, let me take the help of a actively managed this thing portfolio at this particular thing. And हाँ, small cap तो मैं खुद ही actively manage. नहीं, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है कि अल्फा जनरेट करना ज़्यादा लार्ज कैप में बहुत डिफिकल्ट होगा, हाँ. तो वहाँ पर इंडेक्स ही अच्छा रहेगा उसका. correct. दैट्स ग्रेट. तो अगर किसी को आज की डेट में अपने लिए म्यूचुअल फंड या किसी भी डेट में फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना है, इज देयर सम थॉट प्रोसेस और सम रूल दैट यू फॉलो, या इन जनरल? No. I have a simple rule. One is so I use something called a 3x3 grid. ओके. What is that grid? On the x-axis, you have your market cap, which is large cap, mid cap and small cap. और मैंने आपको बोला उसमें मैं 50%, 25%, 25%. I use that ratio there. On the y-axis, I use the 3 investing styles. वो क्या है वो styles? Growth style of investing, value style of investing and momentum style of investing. तो मैं क्या करता हूँ, ये बॉक्स जो है ना, ये 9 का जो ग्रिड है, I try and fit the schemes inside it. ओके. Okay, so for example, let's take one example. Let's take Parag Parikh Flexi Cap. Now, you and I know that उसमें large cap ज़्यादा होता है. It's about 70-75% is mostly large cap, which can be Indian or international stocks जो भी Rajiv Thakkar and team uses. And they ascribe a bit to the value style of this thing. Actually थोड़ा blended होता है, but मोटा मोटा आप उसको value style में बोल. तो value and large cap वो वाले बॉक्स के अंदर PPFAS Flexi Cap can fit in. Similarly, let's pick up something like a momentum fund. Okay. Now, if I pick up a Nifty 200 Momentum 30 index fund, Nifty 200 Momentum 30 means, it's mostly large and a little bit of mid also coming in. तो momentum के अंदर वो मेरा mid and large वाले box को cover कर लेता है. Okay. Similarly, if I pick up, let's say, a Mirai Asset momentum quality small cap momentum quality 100 fund, ऐसी कुछ नाम है, that will fit into the mid and small for me into the momentum category itself. तो आपने ये 9 के 9 चेक बॉक्सेस जो हैं या बॉक्सेस जो हैं वो फिल कर रहे हैं आपने? हाँ, बट 9 फंड्स नहीं है. आई थिंक वो 5-6 फंड के अंदर मेरा ज्यादातर फिट हो जाता है. हाँ, बट ब्रॉडली हमें इस पूरी टेबल को फिल करना है. तो हम लोग बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मैं इन द बॉक्स थिंकिंग करता हूँ कि वो मेरे वो बॉक्स के अंदर. इससे फायदा ये होता है दैट आई हैव 2000 स्कीम्स राइट नाउ, शायद उससे ज्यादा ही हैं, रोज ही कुछ ना कुछ आ रहा है. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट 2000. आई ओनली हैव टू फिट माई बॉक्स. ये बॉक्स के अंदर जो फिट हो गया वो फिट हो गया, और बाकी मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये पीसफुली चलता रहेगा. एंड आई एम लॉयल टू दिस पर्टिकुलर बॉक्स कि अब मैं SIPs इसके अंदर मैंने कर दिए हैं एंड ये चलते रहेंगे. इट्स सो फार सर्व्ड मी प्रीटी वेल एक्चुअली. इसमें सेक्टोरल तो नहीं आ पाएगा? नहीं आएगा. तो आप सेक्टोरल कभी भी नहीं लेंगे इसके अंदर? मेरे पास 2 पड़े हुए हैं, बहुत सालों से पड़े हुए. एक ट्रांसपोर्ट फंड है और एक हेल्थ केयर फंड है. अच्छा. इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, 3-3 हज़ार का 2 SIP है. ओके. Otherwise I've never fit anything, because again I'm trusting that if the sector is going to go up, then those fund managers are smart enough to pick that to sector. find out those stocks there. Okay. And you and I also know that if let's say healthcare is going up, automatically it gets fit into the index funds. Yes. Because index is nothing but a मतलब इंडेक्स के अंदर भी मोमेंटम होता है. राइट. सो जो बढ़ रहा है वो इंडेक्स के अंदर घुस ही रहा है और उसका वेटेज भी बढ़ रहा है. और वो मैं इसको ऐसे सोच पा रहा हूँ कि अगर वो बड़ा स्टॉक होगा तो म्यूचुअल फंड परचेज कर लेगा. करेक्ट. और अगर माइक्रो होगा तो आप अपने पोर्टफोलियो में परचेज कर लेंगे कैश की तरह, स्टॉक की तरह. एग्जैक्टली. ओके. दैट्स इंटरेस्टिंग. सो
एक बिगिनर जो है वो इस तरीके से सोच सकता है क्या? आप हाँ, तो सोच एक्सपीरियंस है और आपका फंड भी बड़ा है। अब अगर कोई 5,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए भी ये सोचना ईज़ी रहेगा? कर सकता है। ही माइट नॉट वांट टू कवर ऑल द बॉक्सेस। हुँ, हो सकता है वो बॉक्स कवर करे, लार्ज एंड मिड का कवर कर ले और ग्रोथ एंड मोमेंटम कवर कर ले। ठीक है, ओके, अभी वैल्यू साइड में कर दो, स्मॉल को साइड में कर दो। ओके, तो उन्होंने अपना इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ 3x3 ग्रिड, 9 बॉक्स का ग्रिड, उन्होंने 4 बॉक्स का ग्रिड बना दिया। ओके। सिंपल इनफ। और यहाँ पर आपकी वो वाली बात माननी सही रहेगी कि हर किसी को अपना पाथ खुद चॉक आउट करना पड़ेगा, कुछ कॉपी करके नहीं हो पाएगा एंड दे उसका। विल इवॉल्व। हुँ, अभी उनका एक सिंपल 4 बॉक्स का ग्रिड है। हुँ, ठीक है, जिसमें उनको एक लार्ज ग्रोथ, एक लार्ज मोमेंटम, एक मिड ग्रोथ और एक मिड मोमेंटम चाहिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। थोड़े पैसे बढ़ेंगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनको समझ आएगा चीज़ें, दे विल से यार मैं चल स्मॉल भी शुरू कर देता हूँ। हुँ, हुँ, तो नाउ दे हैव मेड इट इनटू अ 2x3 बॉक्स। फिर उनको आएगा अरे यार वैल्यू कर देते हैं, बिकॉज ये ग्रोथ और मोमेंटम तो एक ही स्टाइल है। हुँ, हुँ, लेट्स पुट अ काउंटर स्टाइल अराउंड इट, लेट्स पुट अ वैल्यू स्टाइल अराउंड इट। तो वो एक और बॉक्स बना लेंगे वहाँ पे। और बॉक्सेस तो बहुत बन सकते हैं। हुँ, आप अर्निंग्स के हिसाब से एक बॉक्स बना सकते हो, आप इंटरनेशनल बॉक्स करके एक बना सकते हो, आप माइक्रो कैप बॉक्स बना सकते हो। यू कैन डू विच एवर वे यू वॉन्ट, बट आई फील अ 9 ग्रिड वाला 3x3 काइंड ऑफ अ बॉक्स इज मोर देन सफिशिएंट। ओके। सो शंकर, अब यहाँ से यू हैव इवॉल्व्ड एज अ स्टॉक इन्वेस्टर हाँ जी, एंड अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। हाँ जी। हाउ डू यू सी योर फ्यूचर हियर? एज़ इन आपका फ्यूचर में अब किस तरीके से इवॉल्व होने का या अपना इवोल्यूशन आपको कैसा दिख रहा है? आर यू टर्निंग मोर टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड और स्टॉक? आप फॉर एग्जांपल 10 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो बढ़ा या फिर रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ा, स्टॉक की तरफ बढ़ेगा या म्यूचुअल फंड की तरफ? सो मुझे लग रहा है हिमांशु जी, इट विल बी आफ्टर 10 ईयर्स, अगर मैं एक प्रोजेक्शन लगाऊं, तो आई थिंक इट विल बी मोर लाइक अ 2/3 1/3 काइंड ऑफ अ थिंग। 1/3 फॉर स्टॉक्स। 1/3 फॉर स्टॉक्स। मतलब मैं वो म्यूचुअल फंड वाला एक बेस रखता ही हूँ। इट्स अ वेरी गुड बेस टू हैव एट ऑल टाइम्स, यू नो। तो यू मीन टू से कि हर इन्वेस्टर को अपने लिए कुशन ऐसा म्यूचुअल फंड वाला रखना चाहिए? हाँ, मैं मतलब सजेस्ट करूँगा कि रखना चाहिए। इट्स हेल्प मी, डेफिनेटली इट्स हेल्प मी। सी अल्टीमेटली हम लोग इन्वेस्ट, हम बोलते हैं कि हम पैसा वेल्थ मैक्सिमाइज के लिए करते हैं, बट आइडली द इट्स अ मीन्स टू एन एंड, कि मतलब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो वो काहे का पीस ऑफ माइंड की रोज़ आप अपना वो खोल रहे हैं, अरे यार 2% गिर गया, 3% गिर गया, लेकिन ऐसा तो लोग म्यूचुअल फंड भी करते थे बट आज। मैं नहीं करता अभी। आई हैव इवॉल्व दैट हाँ, कि मैं अपना स्टॉक्स वाला खोल लूँगा, लेकिन मैं अपना म्यूचुअल फंड वाला अभी अभी जो ये हो रहा है पिछले, अभी मैंने म्यूचुअल फंड वाला देखा ही नहीं है। अच्छा। आई हैव द कॉन्फिडेंस कि ठीक ही हो रहा होगा करके, विल सी। क्योंकि स्मार्ट लोग हैंडल कर रहे हैं उस चीज़ और को। उसमें एसआईपी चल रहा है। हाँ। आई हैव डन माय एसआईपीज नाउ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसआईपीज इज द पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एसआईपी, जो 2015 में मैंने शुरू किया था। ओके। अब उसका 10 साल हो गया है। हाँ, हाँ, व्हाट वुड बी द एक्सआईआरआर? आई एम अज्यूमिंग इट्स गोइंग टू बी 18-19% तो होगा। राइट, राइट, जो राइट। मैंने इससे पहले देखा 21-22 था, हाँ, अभी भी 18-19 पे ही होगा। हाँ, हाँ, सो 18-19 इज नॉट अ स्मॉल नंबर एट ऑल। करेक्ट। तो आई गो विद दिस लॉजिक कि यार 10 साल के अंदर थिंग्स विल वर्क आउट फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ऑल्सो। इट may नॉट वर्क आउट इन स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक्स में नो वन इज, मतलब आई हैव टू डू दैट वर्क, राइट? बट म्यूचुअल फंड में आई एम ट्रस्टिंग कि समवन इज देयर, इधर द मार्केट इज डूइंग दैट वर्क, कि वो अपना इंडेक्स खुद ही वेटेजेस के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से वो कंट्रोल कर रहा है, या एक फंड मैनेजर है जिसको मैंने 50 पैसा दिया हुआ है, 0.5% दिया हुआ है, एंड ही इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर मी। ही माइट डू बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्ट, या हो सकता है लेस देन व्हाट आई एक्सपेक्ट करे, बट मोटा मोटा ब्रॉडली आसपास कर चल, लेगा। हाँ, हाँ। सही। Okay, one last question. What is one piece of advice you would give to the investors who are starting their journey now? सो 2-3 थिंग्स। नंबर वन इज़ कि जब इन्वेस्टिंग करते हैं ना, यू हैव टू थिंक ब्रॉडली। आप बहुत माइन्यूट डिटेल्स में नहीं घुस सकते हैं। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट्स। आपको आपका गोल पता होना चाहिए। अगर आपका गोल है दैट दिस इज़ वेयर आई वांट टू रीच, जैसे मैंने अपना गोल बताया कि मुझे वही स्टॉक्स चाहिए जो मेरे को एक दिशा दे सकते हैं कि दे कैन बिकम 10x इन 10 ईयर्स। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट। मतलब मैं बहुत स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ कि अगले 1 साल में डबल हो जाना चाहिए दिस थिंग। मैं तो समय दे रहा हूँ उसको कि वो 10 गुना हो जाएगा। सो आपको आपके इन्वेस्टिंग को भी टाइम देना पड़ेगा। अभी जैसे हमने, सॉरी इट्स लॉन्ग आंसर आई एम गिविंग यू, बट लाइक वी डिस्कस अभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस की। राइट। अब कभी ग्रोथ स्ट्रैटेजी अच्छा करता है,
लेकिन 2 साल के बाद ग्रोथ स्ट्रैटेजी बुरा भी करेगा। अभी जो आप देख रहे हैं कि आपका स्मॉल कैप अच्छा खासा बढ़ रहा था, अभी स्मॉल कैप अच्छा खासा गिरा भी है, राइट? सो दोज अप एंड डाउन्स विल हैपन। सो आप थोड़ा ब्रॉड थिंक करोगे ना, थोड़ा डाइवर्सिफाइड थिंक करोगे, आपका वो एक अच्छे लेवल पे चलता रहेगा एंड यू विल फाइंड a lot of peace of mind. So that is definitely one suggestion. Second is please spend time in getting answers. लोग क्या करते हैं, वो लय में चल जाते हैं एंड यू नो दे डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग समथिंग। तो वो जो क्वेश्चन है ना व्हाई, वो पूछना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हाउ मच नहीं पूछना चाहिए कि कितने का है, कितना बढ़ गया, यू नो हाउ 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 मच, वो नहीं। आस्क व्हाई इज दिस कंपनी ग्रोइंग सो मच। नहीं, गिरते हुए शेयर में तो आसान होता है, गिरती हुई कंपनी में आसान होता है पूछना व्हाई। वो तो सब कुछ ही मुश्किल होता है, मतलब लेकिन चढ़ती हुई को इमोशंस थोड़ा हाँ, ज़्यादा होता है, बट हाँ वो वाई पूछना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि यू नो व्हाई इज दिस कंपनी ग्रोइंग करके, इज इट गोइंग टू ग्रो फॉर मोर दिस थिंग। सिमिलरली इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट स्ट्रैटेजी इज दिस गाय यूजिंग। जैसे मुझसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे चुने, इट्स अ क्वेश्चन दैट कम्स वेरी ऑफन। मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड मतलब चुनने का सबसे बड़ी तरीका है कि जो फंड मैनेजर उसका क्या स्टाइल है समझ लो। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इफ़ यू आस्क मी Prashant Jain, I know he'll do the value style of investing. If you ask me someone in Motilal Oswal, I will tell you that he does the growth style of investing. So that's the why that works across different assets and this thing. And be patient. You know, please don't do short term thinking. अगर आपको कहीं साल so investing is a lifelong skill, and fortunately or unfortunately investing is a lifelong activity also for us. ठीक है, right from the day you start earning till probably the day you die, you will keep on investing, keep on tracking, keep on monitoring. So it's a lifelong skill and it's a lifelong task for you to have. So if it's lifelong, you have 50 years of platform available with you. So don't take short term cuts unnecessarily, right? तो चलने दो, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मैन्यूवर दीज शॉर्ट टर्म बिहेवियरल, जो हमारा इमोशंस इधर उधर हो जाता है, उसको कैसे मैन्यूवर करना है। लोग बोलते 15% मार्केट गिर गया, 15% तो मैंने एक दिन में देखा हुआ है गिरते हुए, राइट? सो आपने बिगनर वाला बात किया। व्हेन आई वाज अ बिगनर इन 2004, आई रिमेंबर May 17th, May 18th, the Sensex was down by 15% on a single day. यहाँ पे तो आपने 4 महीने में देखा सेंसेक्स डाउन बाय 15%, मैंने एक दिन में देखा, एंड आई वाज अ बिगनर एट दैट टाइम। दैट डे आई लर्न दिस वर्ड कॉल्ड ब्लड बाथ। इससे पहले मुझे कभी मैंने सुना नहीं था। उस दिन मुझे समझ आया ब्लड बाथ का मतलब है डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड, रोज रेड, मैरून रेड, डीप रेड, डार्क रेड, हर चीज़ में रेड है, राइट? उस दिन देखा था। सो या, सो दिस इज व्हाट आई वुड से, दैट यू नो make it a lifelong exercise, make it a learning exercise, and make investing a very enjoyable exercise. That is my learning and my advice to everyone. ग्रेट, थैंक यू सो मच शंकर। आपने इतना ओपन तरीके से हमारे साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी है, आपने विजिबिलिटी दिखाई है कि किस तरीके से अच्छे स्टॉक ढूंढे जा सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक हमें जाना है। आई वुड लाइक माई व्यूअर्स टू रिमेंबर दीज लेसन्स जो मैंने सीखे हैं कि EPS इज़ द अल्टीमेट थिंग, जो मुझे आपसे समझ में आई है। आप कुछ भी करके स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए और आप EPS के साथ उसको रिलेट करके देखिए। एज लॉन्ग एज द EPS इज ग्रोइंग, आपको कंपनीज में डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी जैसा आपने बताया चलती रहेंगी, एक एक दिन में 15% के आसपास के फॉल्स पहले भी देखे हैं और आने वाले टाइम में भी अनफॉर्चुनेटली हो भी सकते हैं। So be very confident about the Indian markets, and thank you so much for your time. Not just stocks, rather अपने म्यूचुअल फंड्स की भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई हैं। I personally would like to visit all of them. मैं अपने लिए देखूंगा मैं किस तरीके से अपना बॉक्स प्रिपेयर कर सकता हूँ, और मैं डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में अपने कंपनीज के EPS को जाके जरूर ट्रैक करूंगा आज कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है इस पूरे पॉडकास्ट में जो भी डिस्कशन हुई है, कुछ नंबर्स की, कुछ फॉर्मूलाज की, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की, आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ उसको कमेंट्स में डालिएगा, एंड वी विल ट्राई कि हम शंकर जी से दोबारा टाइम ले पाएँ और आपके इन सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस भी कर पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शंकर। Thank you. थैंक यू।